तो मित्रों, आइए सॉल्व करते हैं दिसंबर 2013 के यूजीसी नेट के कुछ और प्रश्नों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में एक तरफ जनगणना में साक्षरता दर दी गई है और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर मिलान करना है कि किस राज्य की 2011 की जनगणना में साक्षरता दर कितनी रही है। नीचे आपके ऑप्शन हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि इसका सही उत्तर बी है। बी में आप देख सकते हैं ए का जो मिलान है वो 2 के साथ में है, तो मतलब कि उत्तराखंड जो है उसकी साक्षरता दर इतनी रही 70% के आसपास। फिर आपका जो बी है, बी का है थर्ड, मतलब कि छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर इतनी रही। सी का है फोर्थ, तमिलनाडु की साक्षरता दर 73% के आसपास रही और गुजरात की साक्षरता दर रही आपकी 69.7% के आसपास। तो आप आराम से समझ सकते हैं जब ऐसे प्रश्न आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कौन से स्टेट हैं जो कि एजुकेशन में लीडिंग स्टेट हैं, जिनका जो शिक्षा का प्रतिशत है जिनमें सबसे ज़्यादा है, जैसे केरला वगैरह के ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं, तमिलनाडु के। तो आप उसके बेसिस पे थोड़ा अपनी मैच कराने की कोशिश करिए और आपका प्रश्न एकदम सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर बी है। फिर अगला प्रश्न है, कोडों की सहायता से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बहुत सुमेलित करने को आ रहा है भाई। यहाँ पर कुछ थेरीज दी गई हैं या फिलोसफीज दी गई हैं, नॉट थेरीज कहेंगे, ज्योग्राफी के कुछ दर्शन दिए गए हैं और उनको देने वाले अर्थात प्रतिपादक दिए गए हैं। तो किसने कौन सी थेरी दी, अब इसको फिर से आपको मैच करवाना है। तो अब आप इन प्रश्नों को भी वही सबसे पहले इसमें से ढूंढिए कि आपको कौन सा सही पता है और उसी के अनुसार से अपना कोड लगाते जाइए। तो जैसे ये है गिब्सन, गिब्सन ने बात करी थी रियलिज्म की, यथार्थवाद की बात करी थी, वो उसके समर्थक थे। गिब्सन के बाद गुल्के ने बात करी थी आइडियलिज्म या आदर्शवाद की। अब आप समझ सकते हैं कि गिब्सन का मतलब हो गया, ए का है सेकंड, तो ए का सेकंड है इसमें सी और डी में। अब फिर उसके बाद गुल्के ने बात की थी आइडियलिज्म की, तो इसमें भी ये है। अब तो यहाँ पर मैटर फंस गया। अब आते हैं तीसरे पर, सी। पीट ने किस चीज की बात करी थी, तो पीट ने बात करी थी आमूल परिवर्तनवाद की। तो पीट का ये आमूल परिवर्तनवाद है। तो अब आपको मिल गया सी का हो गया फोर्थ। तो जब सी का फोर्थ आपको मिल गया तो इसका सही उत्तर हो गया सी और डी का हो जाएगा थर्ड। ये इसका हो जाएगा व्यवहारवाद, हो जाएगा राइट और किर्क का। तो इसका सही उत्तर सी है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नगरीय भू अवस्था का संकेंद्रीय कटिबंध मॉडल का सिद्धांत या मान्यता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। जो सिद्धांत है, जो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी दी गई थी बर्गेस के द्वारा, उनमें से इनमें से कौन सी मान्यता नहीं दी गई थी, नहीं बताई गई थी। तो इसका सही उत्तर है डी। उस मॉडल में यह नहीं कहा गया था कि यहाँ पर बड़े उद्योगों का केंद्रीकरण होता है। जो जोन वगैरह बताए गए थे उनमें ये चीजें नहीं बताई गई थी। फिर अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह लेगून पर विकसित किया गया है। भैया लेगून क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जब ओशंस में लैंड पेनिट्रेट करता है या फिर ऐसा हो कि कहीं भी जो तटरेखा है वो बहुत ही कटी फटी है, तो समुद्र का पानी जहां तटरेखा कटी फटी रहती है वहां पर कटे फटे भागों में अंदर की तरफ जा करके समुद्र का पानी इकट्ठा होता है और एक नैरो सा रास्ता होता है, एक पतला सा रास्ता होता है जिससे ये पानी घुसता है और फिर उसके बाद बाहर निकलता रहता है, एक छोटा सा कनेक्शन होता है। तो इस तरह जो झील बनती हैं उनको उनको लेगून लेक कहा जाता है। तो लेगून केरला वगैरह में बहुत सारे हैं। अब प्रश्न यही है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह लेगून पर है। तो भैया ये जो बंदरगाह आपका है कोची, ये लेगून पर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ट्रक खेती किससे संबंधित है। ट्रक खेती संबंधित है साग सब्जी से, है ना। तो शहरों में जो ज्यादातर डेवलप्ड वर्ल्ड हैं वहां पर जब
इवन इन डेवलपिंग वर्ल्ड ऑल्सो, वहाँ पर जब ये साग सब्जी उगाई जाती है तो क्योंकि साग सब्जी जल्दी पेरिशेबल आइटम है, 1-2 दिन में खराब हो जाता है, तो बड़े-बड़े ट्रकों में भर करके उसको भेज दिया जाता है तुरंत ही मार्केट में और बेच दिया जाता है। तो इस तरह से ट्रक फार्मिंग इज़ वेरी रिलेटेड विद द वेजिटेबल। 48वां प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि की अनिवार्य विशेषता है। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जनरली ट्राइबल ट्रैक्ट्स में होती है, इसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। और जो ट्राइबल्स होते हैं वो कहीं एक जगह पर जमीन को खाली कर कर जंगल में खेती करते हैं, 2-3 साल करते हैं, फिर उसको छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि खेतों में लगातार क्या होता है, उनके परिवर्तन होता रहता है। दूसरी जगह गए, वहाँ की भी ज़मीन को जो है वो 2-3 साल जोते और फिर तीसरी जगह चले गए। तो इसकी मुख्य विशेषता यही है कि खेतों का आवर्तन होता रहता है, रोटेशन ऑफ फील्ड्स इसमें होता रहता है। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भूगोल को जीव वितरण संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? इसको इंग्लिश में जीव वितरण संबंधी का मतलब है कोरोलॉजिकल साइंस के रूप में किस आदमी ने बताया? तो ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस या जीव वितरण संबंधी विज्ञान कहा था हेटनर ने। तो हेटनर ने कोरोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद प्रश्न है, काल स्थान भूगोल की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? सब ये सब ज्योग्राफिकल थॉट के क्वेश्चन हैं, है ना। तो काल स्थान भूगोल की अवधारणा को जिन्होंने बताया था वो थे टी हैगर स्ट्रैंड। तो हैगर स्ट्रैंड ने बताया था टाइम स्पेस ज्योग्राफी को। फिर ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि में सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? स्थानांतरित कृषि वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग कृषि, ये वाला भी उसी से था, ये वाला से भी इसी झूमिंग कृषि से ही है। अब इसकी सबसे सर्वनिष्ठ प्रथा क्या है? आधुनिक मशीनों का उपयोग गलत नहीं होता है, बड़े स्तर पर उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है, प्रिमिटिव मेथड का यूज होता है, ये आप जानते रहिए। पशु शक्ति का उपयोग होता है, नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जोतने के द्वारा क्षीण मृदा को उपयोग में लाना। तो जो जंगल वगैरह की मिट्टी रहती है बस उसको जो है जोत करके काम किया जाता है, या फिर जोतने के बाद जब शिफ्ट करते हैं खेतों को तो उसको परती छोड़ दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका सी होगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत में टाउन प्लानिंग के क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को समाहित किया जाता है? तो इनमें से आप बताइए। जो टाउन प्लानिंग होती है उसमें शहर नवीनीकरण, एकदम सही बात है, शहर को नया किया जाता है ना। शहरी सुख सुविधाओं का नियोजन, एकदम सही बात है, सुख सुविधाओं का नियोजन किया जाता है। सुख सुविधा का मतलब जैसे पार्क हो गया, आपके अम्यूजमेंट पार्क हो गए, फिर आपकी सुख सुविधाओं में आ गया मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें जो भी सुख सुविधाएं हैं आपकी, मार्केट्स हो गई, इन सब का नियोजन किया जाता है। फिर नवीन शहरों का निर्माण, एकदम सही बात है, ये भी किया जाता है। महानगरीय शहरों का निर्माण, महानगरीय शहर कोई बना नहीं सकता है। महानगरीय शहर धीरे धीरे जब शहर विकसित होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, अर्बन स्प्रॉल होता जाता है, तब महानगरों का निर्माण अपने आप हो जाता है। तो ये नहीं है, इसका सही उत्तर होगा सी, 1, 2 और 3 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित भूगोल विदों में से किसने लोक वित्त भूगोल को इस रूप में परिभाषित किया? भाई साहब, लोक वित्त भूगोल को इस भूगोल के रूप में परिभाषित किया कि कौन व्यक्ति क्या, कहाँ और किस कीमत पर प्राप्त करता है। मतलब यही जो बेसिक क्वेश्चन है, हु गेट्स व्हाट वेयर एंड एट व्हाट कॉस्ट, ये किसने बताया भैया ज्योग्राफी में? तो इसकी बात करी थी आरजे बेनेट ने, इसका सही उत्तर है आरजे बेनेट। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। अब इसको सुमेलित करिए, फिर आ गया सुमेलन। यहाँ पर कुछ चीजें एक सूची में दी हुई हैं, कुछ चीजें दूसरी सूची में, और ये दोनों किसी न किसी तरीके से कोरिलेटेड हैं, अंतर संबंधित हैं, और आपको इनको मेल कराना है। तो करवाइए मेल। नदियां, नदियां क्या बनाती हैं? नदियां आपकी बनाती हैं तटबंध, नदियों के बनाए गए लैंडफॉर्म हैं। पवन, पवन से आप
मैच करवाइए। जैसे है आपकी ये जो झंझा होता है, ये क्या है? पवन है। अब आइए इसको थोड़ा नीचे देख लेते हैं। तो नदियों ने बनाया आपका तटबंध, मतलब ए का हो गया 3। ए का 3 आपको सही उत्तर तो एक बार में ही मिल गया। फिर आपकी पवनों ने बनाया झंझा, या झंझा को गेल बोलते हैं, तो झंझा झंझावत जो होता है वो पवने ही होती हैं। तो आपका हो गया सी का हो गया सेकेंड, ये भी इसमें मिल गया। बी का हो जाएगा आपका फोर्थ। बी का फोर्थ मतलब सेटलमेंट, ये उपग्रह बस्तियां होती हैं। जी हाँ, उपग्रह बस्तियां होती हैं, ठीक है, सैटेलाइट टाउन जिनको कहा जाता है। और आपकी जो बलुआ पत्थर है, ये एक तरीके की चट्टान है। तो डी का 1 हो गया, ए इसका सही उत्तर हो गया। एकदम आसानी से ऐसे प्रश्न सॉल्व करने चाहिए, पहले उनको मिलाइए जो आपको आते हैं, कई बार पेयर अपने आप ही बन जाते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पर एक तरफ प्राकृतिक उद्यान दिया हुआ है और दूसरी तरफ किस राज्य में है। तो चलिए पहले बताइए, नंदन कानन किस राज्य में है? नंदन कानन है आपका उड़ीसा में। काजीरंगा है आपका असम में। ठीक है ना, नंदन कानन और काजीरंगा हो गया, मतलब ए का 3 और बी का 4। तो ए का 3 ये हो गया, बी का 4 ये हो गया। इसमें भी आपको सही उत्तर तुरंत मिल जाएगा। अब सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 मतलब ये मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। और मेल घाट आपका है महाराष्ट्र में। तो गुरु इसका सही उत्तर हो गया सी। ऐसे आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें सही करने में मजा आएगा। अब अगला क्वेश्चन है ओशनोग्राफी से। ओशनोग्राफी, इधर की तरफ धाराएं दी हुई हैं सूची 1 में, सूची 2 में उनकी या तो प्रॉपर्टी दी हुई है या वो कहाँ पर चलते हैं। तो मिलाइए इसको। फॉकलैंड धारा, फॉकलैंड आइलैंड का नाम है। फॉकलैंड धारा कहाँ पे चलती है आपकी? फॉकलैंड धारा कहाँ पे चलती है, इससे ज्यादा जरूरी है। फॉकलैंड कौन सी प्रकार की धारा है? शीतल धारा हो गई, ठीक है, फॉकलैंड। अब इसमें मुझे पता है ओखोटस्क धारा। ओखोटस्क धारा आपकी चलती है कामचटका पेनिनसुला के आसपास। मैंने अभी ही बताया है, पैसिफिक ओशन की करंट है, मेरे वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमको मिल गया ए का 2 और डी का 4। तो ए का 2 हो गया, इसमें एक ही है ही, ए का 2, और डी का 4 इसमें हो गया। तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा ए। बी का हो जाएगा थर्ड, एटलांटिक ओशन। नॉर्वेजियन करंट एटलांटिक ओशन में चलती है, एकदम सही बात है। और फ्लोरिडा करंट आपकी गर्म धारा है। तो इसका सही उत्तर हो गया ए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यवेक्षित प्रतिबिंब वर्गीकरण तकनीक नहीं है? भाई बहुत खतरनाक हिंदी लिखी है, पर सॉल्व तो करना ही है। तो ये इमेज क्लासिफिकेशन से प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। कौन सी जो है इमेज क्लासिफिकेशन टेक्निक इसमें से नहीं है, इतना इसका मतलब ये है। अब इसमें से जो ये है न्यूरल नेटवर्क एनालिसिस, ये इसकी टेक्निक नहीं है। तो इसका सही उत्तर ये है। क्वेश्चन नंबर 56, उल्का या मिटियोर क्या है? पूंछ के बगैर धूमकेतु नहीं, एस्टेरॉइड ग्रहिका के विभाज्य टुकड़े नहीं, बहुत छोटा तारा नहीं, पदार्थ का टुकड़ा जो बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। एकदम सही बात है। बोलते हैं ना कि एक मेटेराइट पृथ्वी में की कक्षा में प्रवेश करने वाला है, मतलब ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के आसपास बहुत सारे ऐसे, मतलब पृथ्वी की इसका जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, रॉक मटेरियल्स घूमते रहते हैं। और जब वो पृथ्वी पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं, पत्थर के टुकड़े, तो उनको मेटियोरॉइड कहा जाता है। तो मेटियोरॉइड बहुत विध्वंसक हो सकते हैं अगर वो सतह तक आते हैं, हालांकि छोटे होते हैं तो वो अपने आप फ्रिक्शन के कारण से बीच में ही जल करके खत्म हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर डी होगा। आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ट्राइब्स को से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरा वीडियो है मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, देख लीजिएगा। बतवा तथा कांगो बेसिन। तो ये जो बतवा हैं ये कहाँ मिलते हैं? कांगो बेसिन में, सही बात है एकदम। रुआला सेंट्रल ईरान, ये एकदम गलत है, मतलब कि सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है।
तो इसका सही उत्तर बी होगा। बाकी जितने हैं वो क्या हैं, वो सुमेलित हैं। यूकागिर जो है आपके साइबेरिया में मिलते हैं, इनुइट कनाडा में मिलते हैं, बतवा कांगो बेसिन में मिलते हैं, लेकिन रुआला सेंट्रल ईरान में नहीं मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोम और ग्रीक की शक्तिशाली सभ्यताओं का विकास देखने को मिला है? रीजनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ग्रीक और रोम किस तरह के क्लाइमेटिक जोन में आते हैं? तो भाई ग्रीक जो हैं और रोम जो है ये सारे के सारे जो भूमध्य सागर है उसके आसपास के देश हैं। तो भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं। ठीक है, तो अब आपको इसका जो है उत्तर मिल गया। चंडीगढ़ के नियोजित शहर का निर्माण करने के पीछे उद्देश्य क्या क्या थे? चंडीगढ़ एक नियोजित शहर है, आपको पता है। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए किसने चंडीगढ़ का नियोजन किया था। तो अब इसमें से इसके नियोजन के पीछे उद्देश्य क्या थे? उद्देश्य आप बताइए। पहला, आधुनिक भारत के शहर सपनों का शहर निर्मित करना, सही बात है। दूसरा है विभाजन के बाद भारत में आने वाले शरणार्थियों को बसाना, एकदम सही बात है। तीसरा है उत्तरी पश्चिमी भारत में आकर्षक पर्यटन केंद्र विकसित करना। तो क्या पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए चंडीगढ़ बनाया गया था? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो। तो बाद में पर्यटन मतलब अच्छा शहर बस गया तो लोग पर्यटन करने जाने लगे, लेकिन ये नहीं था। फिर कटे छठे पंजाब को राजधानी शहर प्रदान करना, ये भी सही बात है। मतलब इसका 1, 2 और 4 सही है। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक प्रतिरूप पैटर्न नहीं समझा जाता है? चलिए बताइए। केंद्रित समझा जाता है, वितरणात्मक नहीं समझा जाता है, रेखीय समझा जाता है, यादृच्छिक भी समझा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो गया बी। तो जो ज्योग्राफिकल पैटर्न्स ड्रॉ होते हैं उनमें सेंट्रल पैटर्न होता है, लीनियर पैटर्न होता है, रैंडम पैटर्न होता है, लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न है वितरणात्मक, ये नहीं होता है। तो इसका ये सही उत्तर है। 60वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इंका सभ्यता का माचू पिचू कहाँ अवस्थित है? कुल मिलाकर के यही पूछना चाह रहा है कि माचू पिचू कहाँ है या इंका सभ्यता कहाँ की सभ्यता है। तो इंका सभ्यता का माचू पिचू है पेरू में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? उपयोगितावादी नियोजन कार्यात्मक नियोजन है और यह सर्वोच्च एकल विशिष्ट लक्षण पाने का प्रयास करता है, ये बात सही है, एकदम सही है। खंडीय नियोजन विभिन्न खंडों में समेकित ढंग से नियोजन के साथ समन्वय नियोजन है। नहीं भाई, ये जो है वो सही बात नहीं है, ये वाक्य सही नहीं है। पहला वाक्य सही था लेकिन दूसरा ये सही नहीं है, मतलब इसका सही उत्तर यही होगा। सेक्टोरल डेवलपमेंट में सभी सेक्टर का डेवलपमेंट एक साथ नहीं किया जाता है, एक सेक्टर का डेवलपमेंट किया जाता है, एक सेक्टर का विकास किया जाता है। तो इसका ये सही उत्तर है। बाकी ये स्टेटमेंट भी सही है कि समग्र नियोजन को एकल गतिविधि के समस्त घटकों को समेकित नियोजन के निहितार्थ के साथ भी उपयोग किया गया है। हाँ, ये बात सही है। नगर नियोजन नगर व्यवस्था के स्थानिक नियोजन की अभिव्यक्ति है, बात सही कही जा रही है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी। अब है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन। मैकिंडर हार्टलैंड थ्योरी आपने सुनी होगी, उन्होंने दिया था। तो मैकिंडर ने 1919 में किस प्रख्यात पुस्तक में अपने प्राइवेट एरिया का नाम बदलकर हार्टलैंड रख दिया? एकदम सीधा प्रश्न है। तो उनकी किताब थी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, जिन्होंने उसमें ये हार्टलैंड नाम रख दिया था प्राइवेट एरिया का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बहुत से नियोजित शहर विकसित किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता नियोजित शहर नहीं है? स्वतंत्रोत्तर नियोजित शहर नहीं है, मतलब स्वतंत्रता के बाद इनमें से कौन सा शहर नहीं विकसित किया गया, मतलब कुल मिलाकर के उसके पहले से कौन सा शहर यहाँ पर था? तो जयपुर सबसे पुराना शहर है, ये स्वतंत्रता के पहले ही नियोजित था। ठीक है, राजे रजवाड़े अपना बसा करके चले गए थे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि इसका सही उत्तर जो है वो जयपुर होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड आता है, तो इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। तो मतलब मीन हो गया माध्य,
माध्यिका, मीडियन और मोड आपका बहुलक हो गया, मतलब सही उत्तर जो इसका है वो है बी, माध्य विचलन नहीं है। उसके बाद 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दूर संवेदी सैटेलाइट इस नाम से जानी जाती है? तो दूर संवेदी सैटेलाइट IRS-P4 इस नाम से जानी जाती है। इसमें कुछ नाम दिए गए हैं और उनमें से ये सैटेलाइट जो है कौन सी है, तो ये आपका हो गया ओसेनसैट। निम्नलिखित में से कौन से राज्य के लिए मानव विकास सूचकांक निम्नतम दर्ज किया गया है? तो सबसे कम मानव विकास सूचकांक उसी स्टेट का होगा जिस जहां पर मतलब क्वालिटी एजुकेशन की कमी होगी, है ना, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा नहीं होगी, जो भी SBI के मानक है, तो भैया बिहार है इसका सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा पैमाना मानचित्र है? बड़ा पैमाना मानचित्र, तो छोटा स्केल हमेशा बड़े पैमाने के लिए यूज किया जाता है। तो बड़ा पैमाना मानचित्र का मतलब है कि जो सबसे छोटा स्केल इसमें से होगा वही बड़े पैमाने मानचित्र के लिए होगा। तो सबसे छोटा स्केल है आपका ये 1:25,000, तो इसका सही उत्तर है ये। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो जितना छोटा स्केल होगा, मैप जितना बड़ा होगा उसका स्केल उतना छोटा होगा, मैप जितना छोटा होगा उसका स्केल उतना बड़ा होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72, रीजन असर्शन है, अभिकथन और कारण है। रास्टर फॉर्मेट डेटा संरचना ज्यादा बृहद गणनात्मक क्षमता प्रदान करता है। एकदम सही बात है, रास्टर डाटा से ज्यादा बृहद गणनाएं हम लोग कर सकते हैं। रास्टर फॉर्मेट डेटा सरल है, अरे भैया कहाँ सरल है, जब ज्यादा गणना करोगे कठिन कठिन गणनाएं भी कर सकते हैं, तो सरल कहाँ से होता है, कठिन चीज ही कठिन काम कर सकती है ना। तो इसमें ए इज करेक्ट बट आर इज मिथ्या, इसका सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह में समाविष्ट है? कावेरी नदी कहाँ कहाँ बहती है कुल मिलाकर के? तो इसका सही उत्तर है डी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पौंडीचेरी, यहाँ यहाँ से होकर के ये नदी बहती है। अगला प्रश्न फिर से आ गया स्टैटिस्टिक्स से, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रारेखीय माप है? तो केंद्रारेखीय माप मतलब केंद्र की तरफ इंडिकेट करता है। ज्यामितीय माध्य नहीं, गणितीय माध्य नहीं, मीन सेंटर एकदम सही बात है। माध्य केंद्र जो होगा वो केंद्रारेखीय माप है, मानक विचलन ये भी नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, एक मूल मानचित्र का RF जो है वो है 1:50,000 और नवीन मानचित्र का RF 1:250,000, ठीक है, 2,50,000 है, 1:2,50,000 है। तो विस्तार और संकुचन का सही अनुपात क्या होगा? तो इसका होगा संकुचन 1:5, मतलब कि 1/5 गुना वो कंप्रेस हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्केल पहले जो थी वो इतनी थी और फिर उसके बाद क्या हुआ, स्केल आपकी बढ़ा दी गई। तो जब बड़ी स्केल होगी तो इसका मतलब क्या होगा, छोटा मैप बनेगा, संकुचन होगा 1:5, इसका सही उत्तर ये है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं कि इनमें से कौन सा मान सही सुमेलित संबंध श्रेणी नहीं है? तो ये कोरिलेशन के बारे में दिया गया है, सहसंबंध गुणांक को बताया गया है, 0 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू होती है, और इनमें से सही कौन सा नहीं सुमेलित है? तो 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू होती है, इसका मतलब कि जब 1 पे होगा तो हाईएस्ट होगा, 0 के आसपास होगा तो वो क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो भाई ये उच्च हो गया, 0.99 अगर है, 1 के आसपास है, 0.5 के आसपास है, सामान्य है, सही बात है, 0.01 है, ठीक है, ये बहुत निम्न हो गया, अभी सही हो गया है, ये 0.99 शून्य है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, डी होगा, है ना। 0.99 शून्य नहीं हो सकता है ना, तो इसका सही उत्तर डी है। अब आते हैं आखिरी दो प्रश्नों पे, क्वेश्चन नंबर 70 पहले देखते हैं।
अब इसमें भी मैच करवाना है, एक तरफ माउंटेन के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वो किस प्रकार के माउंटेन है। तो पहले इसमें जो सबसे सही है मिलाइए। रेलिक्ट माउंटेन किसको कहा जाता है? रेलिक्ट माउंटेन बोला जाता है अरावलीज को, है ना, अवशिष्ट पर्वत जिनको हम बोलते हैं। तो पहला हो गया सी का आपका 1 हो गया। सी का 1 किस में है? डी में है। तो सीधा आप देखिए और किसी में सी का 1 है ही नहीं, तो डी इसका सही उत्तर हो गया। डी सही उत्तर होने का मतलब है ए का है 3। ब्लॉक माउंटेन हो गया आपका विंध्याचल। वॉल्केनिक माउंटेन आपका हो गया माउंट पोपा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताइए पोपा है कहाँ। और फोल्डेड माउंटेन आपका हो गया ये आपका जो है वो पेनीवीस, ये हो गया। तो इसका सही उत्तर डी है। ऐसे ही सॉल्व करिए, सब आराम से हो जाएगा। मजा आ रहा है ना बाकी? ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 75 पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में IRS 1A लॉन्च किया गया था? तो भैया एकदम सही उत्तर है। देखिए ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है ना। तो इसका सही उत्तर है 1988, 1988 में IRS 1A लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से हमने इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया। 40 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करवाए थे, 7 और 35 इसमें कर दिए, तो 75 क्वेश्चंस थे इस पूरे पेपर में और ये पूरा सॉल्व हो गया। और आई थिंक मैंने आपको जितना पॉसिबल हो सकता था समझा करके बताया। अगर मेरे वीडियोस आपको सही लगते हैं तो मेरे वीडियोस को शेयर करिए। मैं आगे और भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता रहूँगा, मिलकर साथ में पढ़ाई करेंगे, मज़ा आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं जो है वो अपलोड करूँ अपने वीडियोस तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे। मिलते हैं फिर अगले दिन, कल एक और पेपर और उसके सॉल्यूशन के साथ में।